मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 30, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लेके आए हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज नंबर ऑफ टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेगासस के बारे में। छोटी न्यूज़ है, 2 मिनट की न्यूज़ है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कुछ खास बातें बताई हैं और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें बताई हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला रहेगा इंडिया ओमान रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि एक ओमान के बहुत हाई फाई ऑफिशियल इंडिया में विजिट करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग हमारी रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जितना इस आर्टिकल में दिया हुआ है। न्यू पैरासाइट प्लांट जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है किसी भी स्पीसीज़ की तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। इंडिया एंड द सीआर रिलेशन, ये तो पुराना टॉपिक है, इसको तो आप यहाँ पे इसको रियलाइज कर सकते हो, ये कल वाले टॉपिक ऐड हो गए यहाँ पे। न्यू डिस्कवरी अबाउट द ओमिक्रॉन, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओमिक्रॉन के बारे में कुछ नया रिसर्च हुआ है, उसमें क्या पता चला है देखेंगे। पद्मा अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। आज एक बढ़िया इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है पद्मा अवार्ड की हिस्ट्री वगैरह वो सब चीज़ों को लेके, क्योंकि कई लोगों ने पद्मा अवार्ड को लेने से मना कर दिया है बेसिकली, तो उसके बारे में ये दिया गया है। यूएस नाटो यूक्रेन और इंडिया, पहले किसी भी आर्टिकल में हम लोगों ने अभी तक इंडिया के स्टैंड के बारे में बात नहीं की है जब हम लोग यूक्रेन इशू के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जो टॉपिक दिया हुआ है वहां पे हम लोग इंडिया के स्टैंड के बारे में भी बात करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हमारे पास हैं और जो हम लोगों ने पहले एमसीक्यूज किए थे जो कल आपको बताए थे, आज हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। चलिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे नए आए हैं, हम लोग 2022 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिटेल्ड एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर लोग 32 टेस्ट होंगे और इनकी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है हर टेस्ट को कि आपको सेक्शनल टेस्ट अलग से लिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग से लिए जाएंगे और आपके फुल फ्लेज टेस्ट अलग से होंगे। पूरी एनसीईआरटी और करंट अफेयर आपका कवर करवाया जाएगा और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को करते हो, 32 टेस्ट देते हो, तो 3-4 बार आपका आराम से रिवीजन पूरे सिलेबस का हो जाएगा। और इतना नहीं, हर टेस्ट की आपको डिटेल में हम लोग डिस्कशन भी करने वाले हैं और आपके कुछ डाउट वगैरह होते हैं वहाँ पे पूछ सकते हो। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है हमारा, बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। 1-to-1 आप ग्रुप मेंटरशिप भी ले सकते हो, आप 1-to-1 मेंटरशिप भी ले सकते हो फैकल्टी के साथ डायरेक्टली। तो इस अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर लिंक करें और इसको अवेल करें। बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि हम लोगों ने पर्सनली इसको बनाया हुआ है और आप हम लोगों को जानते हो तो हम आपकी नीड्स को भी समझते हैं, इसलिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो भी बच्चे 2022 के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की दिन की, आज क्या हुआ था, क्या खबर थी। देखिए आज है मार्टिर्स डे, जिसे शहीदी दिवस कहते हैं, राइट, हिंदी में इसको शहीदी दिवस कहते हैं। क्यों मनाया जाता है? देखिए वैसे इंडिया में शहीदी दिवस ना अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे 6 दिन मनाया जाता है, एक दिन नहीं है शहीदी दिवस का। जनवरी 30 जो कि आज है, मार्च 23 को भी मनाया जाता है, मई 19 को मनाया जाता है, अक्टूबर 21 को मनाया जाता है, नवंबर 17, नवंबर 19 एंड नवंबर 24। टोटल 6 है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है जनवरी 30 वाला और मार्च 23 वाला, क्योंकि मार्च 23 को आपको पता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था बहुत बड़ा, तो उसके याद में मनाया जाता है। और जनवरी 30 को गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी नाथुराम गोडसे के द्वारा। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा एक काला एक अध्याय है हमारी हिस्ट्री में, तो इसीलिए जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये सोशल मीडिया पे लोग ना, कुछ लोग इस पिक्चर को सर्कुलेट करते हैं आज के दिन और ये कहते हैं कि ये गांधी जी की रियल पिक्चर है और ये जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं नाथुराम गोडसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जो है मूवी का सीन है, 1963 में कोई मूवी रिलीज हुई थी हॉलीवुड की, उसका ये सीन है। 9 Hours to Rama उस मूवी का नाम था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर ना आजकल फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती है, तो जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो इस तरह की न्यूज़ से दूर रहा करें, ठीक है। चलिए, तो ये गांधी जी के उनकी डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुआ था, उसके याद में इसको मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमसीक्यूज जो पहले आप लोगों को दिए गए थे, वो एमसीक्यूज आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही पार्टिसिपेट किया करें। देखिए गलत आंसर देना भी एक सही अप्रोच होती है, क्योंकि जब गलत आंसर देके आप सही आंसर तक पहुँच सकते हो, लेकिन जो बच्चा आंसर दिया ही नहीं तो उसको तो सही होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो गलत तरीके से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सही मंजिल तक पहुंच जाओगे। पार्टिसिपेशन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैटल फील्ड में, हार और जीत तो एक अलग मामला है,
लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया तो उनकी तो जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिसने अगर पार्टिसिपेशन किया है तो जीत का चांस तो बनता है ना। तो इसीलिए आप पार्टिसिपेट किया करो, गलत ही सही लेकिन आंसर जरूर दिया करो। यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है क्योंकि सभी एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो मत इस चीज़ से मत डरा करो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे आंसर पड़ेगा एंड ऑल दैट। सब एक जैसे ही। अगर वो सोचता है आपके बारे में तो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कहता है पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज को इश्यूड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। देखिए होता क्या है, मान लो इंडियन कंपनी है रिलायंस, ठीक है। अब इसमें इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे लोग। लेकिन अगर रिलायंस चाहता है कि यूएसए में बैठा हुआ आदमी भी अगर रिलायंस की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे तो वो कैसे कर सकता है? उसके लिए उसको शेयर्स देता है, ठीक है। और ये दिया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू। तो यूएसए में बैठा हुआ इंसान इंडिया में की कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सेबी पे रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा। बिना सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन किए हुए भी वो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है एक रूट के थ्रू, और उस रूट को कहा जाता है पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट एक आपकी इकोनॉमी का बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, अलग से इसको कभी हम लोग करेंगे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए कि पार्टिसिपेटरी नोट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू ओवरसीज इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द सेबी, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाता है। अगला जो टॉपिक है तो कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द पास्ट डिकेड। ओके, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। तो इसके लिए आपको पिछले लास्ट डेकेड का डेटा पता होना चाहिए, तभी आप इस आंसर को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ने से इस आंसर को देखो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि दोनों स्टेटमेंट थोड़ी सी एक्सट्रीम है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि लगातार 10 साल तक हमारा जो टैक्स रिवेन्यू है वो इंक्रीज ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। देखिए 2017 का क्वेश्चन है ये, इसका मतलब ये आपसे कब से पूछ रहा है? पिछले डिकेड से, 2006 के बाद। लेकिन भैया बीच में 2008 2009 मंदी भी तो आई थी, है ना। तो आपको क्या लगता है उस मंदी में भी हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ होगा? नहीं ना, डिक्रीज तो हुआ होगा। अगर आपको एक्चुअल फैक्ट्स भी नहीं पता है तब भी आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि भैया हमारा फिस्कल डेफिसिट और हमारा टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, लगातार इंक्रीज नहीं हुआ। अरे एक आध साल तो बीच में रहा होगा ना जब वो डिक्रीज भी हुआ होगा। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट एक्सट्रीम है अगर आपका एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। तो एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। हमारा टैक्स रिवेन्यू डिक्रीज हुआ था बीच में, ठीक है, जब यहाँ पे जो वो इकोनॉमिक रिसेशन आया था, और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी डिक्रीज हुआ था बीच में, ठीक है। जो हमारा 2011-2016 के बीच में जो है वो उस समय थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था। तो थोड़ा आप इसको भी देख सकते हो, मैंने आपके लिए फैक्ट अलग से डाल दिया है, अगर आपका मन करे तो देख सकते हो। बट या दिस इज द थिंग। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि टैक्स रिवेन्यू क्या होता है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो कि हम लोग पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में, परसों वाली क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था, राइट। टैक्स कलेक्शन सरकार करती है, आपसे इनकम टैक्स लेती है सरकार, कॉर्पोरेट टैक्स लेती है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये सब टैक्स कलेक्शन होता है सरकार का। तो इसे हम लोग टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो सरकार की टोटल इनकम होती है और जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन था दैट वाज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट, ठीक है। देखिए कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। और बजट की जब हम लोग बात करते हैं मतलब ये कैपिटल रिवेन्यू की बात भी कर रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात भी कर रहा है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और रिवेन्यू मतलब इनकम। तो कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये दोनों बजट का पार्ट होते हैं, क्योंकि बजट का यही तो मतलब होता है हिसाब किताब रखना, लेनदारी और देनदारी। तो रिवेन्यू होती है लेनदारी, एक्सपेंडिचर होता है देनदारी, ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन था, तो देख लीजिए, कल हम लोगों ने इसके बारे में आपको अच्छे से बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें, एक अच्छा आर्टिकल हम लोगों ने किया था, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आता है, मतलब खर्चा। अब सरकार जो है लैंड खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मशीनरी खरीदती है, रोड्स बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, वो सारी चीज़ें जो है सरकार के खर्चे में आती हैं, ठीक है। अगर सरकार ने मान लो पहले पास्ट में, अगर 5 साल पहले सरकार ने मान लो यूएसए से कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, उस लोन की जो रीपेमेंट होती है वो चुकाना तो पड़ेगा ना, हमेशा लिए थोड़ी रख सकते हो। तो उस लोन की जो रीपेमेंट होती है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, रिसीट मतलब लेनदारी,
लेनदारी, जब सरकार मान लो यूएसए से जब लोन लेती है तो उसे हम लोग कैपिटल रिसीट में रिसीट होती है, और जब उस लोन को चुकाते हैं तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कंपनी जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है, इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है ना, टाटा ग्रुप को दे दिया है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये भी सरकार की इनकम होती है। करोड़ रुपए मिला ना सरकार को, 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं, टाटा ने दिया है सरकार को, तो ये भी सरकार की कैपिटल रिसीट है। ठीक है, तो डिबेंचर्स हो गए, शेयर्स हो गए, वो सब सरकार की जो है रिसीट होती है। तो ये हमारे बजट का पूरा पार्ट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ द, देख रोड्स बनाया, बिल्डिंग बनाया, वो सारी सारी चीज़ें हैं। फॉरेन गवर्नमेंट से जब आप लोन रिसीव करते हो तो वो भी आपकी कैपिटल बजट का पार्ट होता है ना। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स वगैरह को जब सरकार लोन देती है तो वो भी सरकार की कैपिटल बजट का पार्ट होता है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें लॉन्ग टर्म होती हैं, कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल का यूज किया जाता है फर्दर इनकम को जनरेट करने के लिए, उसे कैपिटल कहते हैं। रिवेन्यू से इनकम जनरेट नहीं होती, कैपिटल से इनकम जनरेट होती है। ये बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है 1, 2 और 3। ठीक है, डिटेल में नहीं जा सकता, 2 घंटे का टॉपिक है तो हम लोग उसको नहीं कर सकते, इतना ही मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू जब हम सोल्व करते हैं तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि ऑलरेडी आपको ये टॉपिक पता है, हम सिर्फ उसको आपको बताते हैं आंसर। ठीक है, क्योंकि जब आपका फाउंडेशन कोर्स होता है या जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई भी आपकी स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपकी कवर हो चुकी होती हैं पहले से। तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये नहीं है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन करना, नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा मान के चला जाता है। बस आपको ये बताया जाता है कि ये आंसर सही क्यों है, ये आंसर गलत क्यों है। तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उनको लगता है कि पूरा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। भैया पूरा टॉपिक 3 घंटे का है, तो 3 घंटे थोड़ी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू यूनियन बजट, एक और क्वेश्चन यूनियन बजट का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए 2 एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है प्लान एक्सपेंडिचर, एक होता है नॉन प्लान। जैसे मान लो सरकार को कोई स्कूल बनाना है, तो ये स्कूल के ऊपर जो खर्चा होता है वो प्लान एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन बाद में स्कूल के टीचर की सैलरी देनी है, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इसका रेंट वगैरह जो देना है, ये सब होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। तो जो रिवेन्यू वाली साइड होती है ना बेसिकली वो नॉन प्लान होती है, और जो आपकी कैपिटल वाली साइड होती है ज्यादातर वो आपकी प्लान वाली होती है। तो उसके बारे में ही कहा गया है कि भैया नॉन प्लान एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे कौन कौन सा है। जो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर होता है ये भी नॉन प्लान होता है। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट डेफिनेटली, लेकिन जो लोन लेते हैं वो नॉन प्लान नहीं है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो नॉन प्लान होता है। सैलरी वगैरह जो दी जाती है, पेंशन दी जाती है, ये भी नॉन प्लान होता है, और सब्सिडी जो दी जाती है वो भी नॉन प्लान ही होता है। डीजल, पेट्रोल, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी जितनी भी होती हैं सब आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। डिटेल के लिए आपको मैंने यहाँ पे अलग से पूरा बताया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी जाके देख सकते हो, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस होल एमसीक्यूज। अब स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें ये कहा गया है कि इंडिया की सरकार ने पेगासस को खरीदा था। कहाँ से? एनएसओ ग्रुप, जो कि इजराइल का ग्रुप है। सरकार अभी तक इसको डिनाई कर रही थी, हालांकि सरकार ने कंप्लीटली डिनाई भी नहीं किया, लेकिन सरकार ने इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और सबको पता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या होने वाला है। तो सरकार ने कहा था कि नहीं, हम लोगों ने इस पेगासस को नहीं खरीदा और ना ही हम किसी के ऊपर सर्विलेंस कर रहे थे। लेकिन अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस रिपोर्ट को पुख्ता कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि एक्चुअली 2017 में इंडिया की गवर्नमेंट ने पेगासस को खरीदा था। बहुत सारे जर्नलिस्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर भी सर्विलेंस किया गया था, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक बात है। बहुत सारे जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इवन अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर भी पेगासस का यूज़ किया गया था, जो कि मतलब ये बात अगर सही है, और वैसे सही है भी, तो भैया डेमोक्रेसी का राम नाम सत्य हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप अपने सिटीजन के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर जब सर्विलेंस करने लगोगे ना, तो फिर डेमोक्रेसी खत्म है समझो, है ना, फिर कुछ हो नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो एक्चुअली 2017 में मोदी जी ने विजिट किया था इजराइल में, डिफेंस डील किया था हम लोगों ने $2 बिलियन का, उसी में जो है ये पेगासस की डील भी हुई थी, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। ऑब्वियसली सरकार तो इसको मना ही करेगी, और सुप्रीम कोर्ट की जब कमेटी, अगर वो ईमानदारी से उसने किया काम, क्या वो रिपोर्ट आएगी वो भी थोड़ा सा देखना रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो और सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्री हैं, पोलैंड, हंगरी, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको यूज़ किया, खरीदा, और वो खैर गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ है भैया। यहाँ के एक डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मोहम्मद नसीब अरजाबी, तो ये इंडिया में विजिट करने वाले हैं। इंडिया में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग करने वाले हैं जिसका नाम है जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी। कोई खास आर्टिकल है नहीं, लेकिन वैसे आपको बता देता हूँ कि इंडिया और ओमान के रिलेशन जो है काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पे ओमान,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही हम लोग ओमान के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। इनके साथ हम इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब हजारों साल की बात है, कोई ऐसा 2-4 साल की बात नहीं। और जब हम लोग मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो ओमान के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कल्चर रिलेशन है, हमारा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। इंडिया ने जो सबसे पहले अपना जो कंसुलेट ओपन किया था वो किया था 1955 में। देखिए, एम्बेसी अलग होती है, कंसुलेट अलग होता है, ठीक है। तो जो लोग वहाँ पे यात्रा करते हैं ओमान में, ओमान के जो लोग इंडिया में विजिट करते हैं, तो कॉन्सुलेट वगैरह के थ्रू जो वीज़ा प्रोसेस वगैरह हो सकती है ना, वो कॉन्सुलेट के थ्रू हो सकती है। जैसे मान लो अगर आप यूएसए की बात करो तो यूएसए की जो मेन एम्बेसी है वो दिल्ली में है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे ऑफिस हैं वो चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, वो गुवाहाटी में भी मिलेगा, वो आपको कलकत्ता में भी मिलेगा। उन्हें कॉन्सुलेट कहते हैं, जो कि उसके छोटे ऑफिस होते हैं बेसिकली मेन एम्बेसी के। अब कलकत्ते वाला आदमी वो दिल्ली में एम्बेसी में थोड़ी आएगा यूएसए की काम करवाने के लिए, पासपोर्ट वगैरह जो भी उसको वीज़ा लगवाना है, वो तो कलकत्ता में कॉन्सुलेट में जाएगा ना, इसीलिए कॉन्सुलेट ओपन किए जाते हैं। तो फरवरी 1955 में इंडिया ने सबसे पहले कॉन्सुलेट वहाँ पे ओपन किया था। फिर फुल फ्लैज एम्बेसी हम लोगों ने वहाँ पे 1971 में ओपन किया था। 1971 में इंडिया ने किया और 1972 में ओमान ने इंडिया में फुल फ्लैज एम्बेसी उसको ओपन किया, ठीक है। और हमारी एक बायलेटरल एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं जिसका नाम है नसीम अल बहर, ठीक है। थोड़ा आपने याद रख लेना है, नसीम अल बहर, ठीक है। सबसे पहले इसको 1993 में किया गया था, उसके बाद लगातार इसको किया जाता है। बस ये आपको नाम याद रख लेना है। जैसे हम लोग यूएसए के साथ करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, है ना, हम लोग मैरीटाइम, हम लोग मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग सिंगापुर के साथ भी करते हैं, नेपाल के साथ भी करते हैं, इसी तरह से हम लोग ओमान के साथ भी करते हैं। क्योंकि ये जो एरिया है ना ओमान के आसपास वाला, जो इंडियन ओशन वाला एरिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पायरेसी होती है, ठीक है। जो जैक स्पैरो टाइप के आपने मूवी देखा होगा, उस तरह के लोग यहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत सारे। तो उसीलिए जो है इंडिया ओमान के साथ मिलकर यहाँ पे एंटी पायरेसी मिशंस भी चलाता है बहुत बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी न्यूज़ है, कोई खास नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जा सकता है। तो जब भी किसी नए स्पीसीज़ की डिस्कवरी होती है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो इसी तरह की डिस्कवरी जो है वो एक निकोबार आइलैंड के ग्रुप में हुई, और ये कोई ऐसी वैसी डिस्कवरी नहीं है, ये एक पैरासाइट फ्लावरिंग प्लांट की डिस्कवरी है। पैरासाइट का मतलब होता है जब आप किसी और बॉडी के ऊपर रहते हो। पैरासाइट का मतलब होता है कि ये पैरासाइट इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकता, ये किसी होस्ट के ऊपर सर्वाइव करता है। जैसे जुएं होती हैं, किसी किसी के सर में जुएं हो जाती है ना, आपने जो गली में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको देखना कभी, उनकी बॉडी पे आपको टिक्स देखने को मिलते हैं, पता नहीं हिंदी में टिक्स को क्या कहते हैं, ठीक है। वो चिपक जाते हैं उनकी स्किन से, उनको भी पैरासाइट बोलते हैं। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के स्किन के ऊपर भी पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट बेसिकली क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए, शेल्टर के लिए किसी और होस्ट की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे कहा जाता है पैरासाइट, है ना। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं, है ना, आपसे चिपके ही रहते हैं 24 घंटे, हर बात को लेकर आपको परेशान करते हैं, चिपकू होते हैं, तो उसको भी आप पैरासाइट बोल देते हैं नॉर्मल उस टर्म में। तो ये फ्लावरिंग प्लांट है बेसिकली, जो एक पैरासाइट है, और इसको डिस्कवर किया गया है निकोबार आइलैंड ग्रुप के अंदर, ठीक है। किस जीनस का है, ये है सेप्टेमेराथस, ठीक है। इस जीनस ग्रुप का पड़ता है ये, और कौन सी स्पीसीज का पड़ता है, ये जो है हॉर्सफील्डा ग्लाब्रा। तो ये जो स्पीसी है, इस स्पीसी के ऊपर ये सेप्टोमारथस, ये पैरासाइट सर्वाइव करता है। तो ये जो हॉर्सफील्डिया है, ये है होस्ट, ये है मेन प्लांट। इस प्लांट के ऊपर जो पैरासाइट रहता है वो है सेप्टेमेराथस। ये आपको नाम याद रख लेना है, यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपने याद रख लेना है। और निकोबार ग्रुप के एंडेमिक है, मतलब ये निकोबार ग्रुप में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, ये भी बड़ी खास बात है इसकी। तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। और जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो स्पीसीज की, तो इस तरह से आप जैसे लाइफ डोमेन किंगडम, जैसे प्लांट किंगडम, बैक्टीरिया किंगडम, वायरस किंगडम, है ना, इस तरह के किंगडम्स होते हैं। फाइलस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से क्लासिफिकेशन जाती है। बायोलॉजी का टॉपिक है, ये आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है। तो ये जो जीनस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो जीनस है, इस जीनस को जो है वो बिलोंग करता है फ्रॉम सेप्टोमेराथस। तो दिस इज द न्यू स्पीसीज विच इज डिस्कवर्ड इन द निकोबार आइलैंड, ठीक है। चलिए छोटी सी न्यूज़ है, हल्की सी है, 2 मिनट में करवा देता हूँ। देखिए, फास्टर स्प्रेड ऑफ ओमिक्रॉन नॉट ड्यू टू हायर वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब क्या होता है, वायरल लोड का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना वायरस जो है वो एंटर किया है, उसको बोलते हैं वायरल लोड, ठीक है। देखिए 2 आदमी होते हैं, एक लगाता है मास्क और दूसरा आदमी मास्क नहीं लगाता,
है ना, ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि मास्क वास्क लगाते नहीं हैं। तो जब मास्क वाला आदमी मार्केट में जाएगा तो डेफिनेटली इसकी बॉडी में कम वायरस एंटर करेगा, मे बी 4 मॉलिक्यूल्स हो सकता है। लेकिन जो बिना वायरस के जाएगा, बिना मास्क के जाएगा, उसकी बॉडी में जो है 4 की जगह 40 मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं वायरस के। तो इसे कहते हैं वायरल लोड, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा वायरस एंटर कर जाता है। तो पहले ऐसा माना जा रहा था कि इतना ज़्यादा जो ओमिक्रॉन फैल रहा है, इतनी ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी जो इसकी है, वो शायद हायर वायरल लोड की वजह से है कि आपकी बॉडी में ज़्यादा एंट्री करता है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी कुछ नई डिस्कवरी हुई है। उस नई डिस्कवरी में कहा गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई वायरल लोड की वजह से ही जो है ज़्यादा ट्रांसमिशन होता हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो इनहेरेंट इम्यून एस्केप कैपेसिटी है वायरस की, क्योंकि ये इस वायरस के अंदर जो है 30+ म्यूटेशंस हुई हैं, तो इसकी वजह से इसने अपनी जो प्रॉपर्टी ऐसी डेवलप कर ली है कि जो वैक्सीन जिन्होंने लगवाई है या जिसको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, या उनके इम्यून सिस्टम को भी एस्केप कर सकता है। इसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है रादर देन द वायरल लोड। ये एक नई डिस्कवरी हुई है। हालांकि इस डिस्कवरी को अभी पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। पीयर रिव्यू का मतलब होता है जब आपके यार दोस्त मित्र, आपकी कम्युनिटी के ही दूसरे डॉक्टर, साइंटिस्ट उसको रिव्यू करते हैं, उसे कहते हैं पीयर रिव्यू। जैसे मान लो आपने यूपीएससी का कोई आंसर लिखा, ठीक है, आपने उसको अपने 3-4 फ्रेंड से चेक करवाया, उसे पीयर रिव्यू कहते हैं। ठीक है, आप भी पीयर रिव्यू करते हो अपने दोस्तों के आंसर्स को, सो दैट इज द मीनिंग पीयर रिव्यू। क्योंकि अभी तक इसको पीयर रिव्यू नहीं किया गया है, तो भैया ये कितना प्रूफ है इसका, ये भी हम लोग नहीं कह सकते, तो इसलिए कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, जब पीयर रिव्यू होने के बाद रिपोर्ट आएगी, दैट वुड बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। चलिए अगला टॉपिक है, साइंटिस्ट स्पॉट अ ब्लिंकिंग स्टार्स टोटली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। देखिए, ये आपकी जो है साइंस का टॉपिक भी हो सकता है और आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3, जिसमें हम लोग स्टार की जर्नी पढ़ते हैं। जब हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं, बिग बैंग के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग अपने पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैलेक्सीज कैसे बनी, सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना एंड अर्थ कैसे बना। बेसिकली आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की जो फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोग यूनिवर्स और अर्थ की बात करते हैं, वहाँ से आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग दी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उसको हम लोग कवर भी वहीं से करेंगे। तो भैया बिग बैंग से हम लोगों ने शुरुआत की, बिग बैंग से फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे। बिग बैंग के बाद जो है वो गैलेक्सीज बनी, गैलेक्टिक नेबुला बना, उससे गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी के अंदर जो है वो स्टार्स बने, सोलर सिस्टम डेवलप हुआ, अर्थ डेवलप हुआ। तो वो सारी की सारी कहानी यहाँ पे चलती रहती है। तो होता क्या है कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा स्टार होता है, बहुत मैसिव स्टार होता है, तो उस मैसिव स्टार में इतना ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है कि उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो उसके अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन मतलब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है, ब्लैक होल भी बन सकता है और न्यूट्रॉन स्टार भी बन सकता है। ठीक है, अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक्सट्रीमली लार्ज है तो वो ब्लैक होल बन जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कम है उससे तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार का मतलब ये होता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से जो एक्सप्लोजन हुआ, इसकी जो कोर थी, इसका जो कोर था ना, जो सेंटर वाला पार्ट था, वो जो है इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी हो जाती है उसके अंदर कि वो अपने आप में ही पूरी तरह से वो जो है फ्यूज हो जाता है हाई डेंसिटी की वजह से, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और न्यूट्रॉन स्टार की ही एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं पल्सार। ठीक है, पल्सार का मतलब होता है पल्सेटिंग स्टार। तो ये ब्लिंक करता है। ठीक है, कभी तो इसके अंदर लाइट रिलीज होती है, कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी रिलीज होती है, कभी बंद हो जाती है। इसे कहते हैं पल्सेटिंग स्टार। तो ये न्यूट्रॉन स्टार का ही एक टाइप है जो कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बना था। ये थोड़ा सा आपको बस थोड़ी सी साइंस की चीजें हैं, हालांकि आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया होगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस समय क्या हुआ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए पहले कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन से न्यूट्रॉन स्टार बनता है और पल्सेटिंग स्टार भी न्यूट्रॉन स्टार का एक पार्ट होता है। तो एक डिस्कवरी की गई बहुत ही जबरदस्त, ठीक है, मचिसन वाइल्ड फील्ड अरे। ठीक है, ये एक टेलीस्कोप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको रखा गया है और उसने एक ऐसी जबरदस्त डिस्कवरी की है जो आज तक पहले नहीं हुई थी। एक्चुअली उन्होंने एक पल्सेटिंग स्टार को डिस्कवर किया है, वो भी हमारी मिल्की वे में। ये भी बड़ी सोचने की बात है, और सिर्फ 4000 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। देखिए, दो तरह के पल्सेटिंग स्टार होते हैं, एक होता है स्लो ट्रांजिएंट, एक होता है फास्ट ट्रांजिएंट। स्लो ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि जब कुछ दिन और कुछ महीनों में वो स्टार पल्सेट करता है,
मतलब कभी बंद होता है, कभी जल जाता है। और फास्ट ट्रांजिट का मतलब होता है जब विद इन सेकेंड और मिली सेकेंड होता है। लेकिन जो नई डिस्कवरी है ना वो बड़ी जबरदस्त है। ये जो स्टार नया डिस्कवर किया है ना, ये बेसिकली 15 मिनट से लेकर 20 मिनट में कभी जल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी जल जाता है, कभी बंद हो जाता है। तो ये नई डिस्कवरी है। इससे पहले 15-20 मिनट वाला जो ड्यूरेशन था वो था ही नहीं। या तो वो सेकंड और मिली सेकंड में था या फिर वो मंथ में था। पहली बार 15-20-30 सेकंड में कोई स्टार हम लोगों को पल्सेट करता हुआ नजर आया है। इसीलिए बहुत ही लैंडमार्क डिस्कवरी है। ये थ्योरी में तो पहले एग्जिस्ट करता था, पेपर के ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह में, लेकिन अभी तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई है। और इस तरह के पल्सेटिंग स्टार को कहा जाता है अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। ठीक है, अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटार। तो एग्जाम में डेफिनेटली वो प्रीलिम्स में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अल्ट्रा लॉन्ग पीरियोडिक मैग्नेटार, इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है उसके बारे में। ठीक है, मिल्की वे में डिस्कवर किया गया है, 4000 लाइट ईयर्स हमसे अवे है। और ये कौन सा टेलीस्कोप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मचीसन वाइड फील्ड अरे। ये आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके बारे में याद रखनी है। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए जी। तो जब हम लोग सन की बात करते हैं तो सन कौन सी कैटेगरी में आता है? क्या लगता है आपको, जब सन का जो फ्यूल खत्म हो जाएगा तो सन का में जो है सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा या कोई और एक्सप्लोजन होगा? क्या लगता है आपको? ठीक है, देखिए सन का जो है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि सन का साइज इतना बड़ा नहीं है। सन बेचारा जो है एक मीडियम एवरेज साइज का स्टार है। तो जब फ्यूचर में जब न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यू रहेगा और इसकी जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती रहेगी तो हमारा सन जो है वो रेड जायंट बनेगा। ठीक है, रेड जायंट के बाद जो है इसका एक्सप्लोजन होगा, ये फटेगा और ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। तो हमारा सन ना तो ब्लैक होल बनेगा ना ही न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, तो ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मैं आपको सीधा पीडीएफ से करवाता हूँ, क्योंकि टॉपिक ये रिपीटेड है, इसलिए कोई अलग से नोट बनाने की जरूरत है आपको है नहीं। पहले आपको मैं नोट्स दे चुका हूँ। तो सबसे पहली बात है अवार्ड की और कंसेंट की बात है। देखिए अभी पद्मा अवार्ड्स को जो है जो उनको डिक्लेयर किया गया था, तो पद्मा अवार्ड को 25 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था, यानी कि जो हमारा रिपब्लिक डे होता है उससे एक दिन पहले इसको डिक्लेयर किया जाता है। ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। अब ये जब डिक्लेयर किया जाता है, कौन इसको डिक्लेयर करता है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको डिक्लेयर करती है, वो आपको सबको पहले से पता ही है, राइट। और प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट पैलेस में बुला के, मतलब राष्ट्रपति भवन में बुला के इनको दिया जाता है। भारत रत्न इंडिया में सबसे बड़ा जो है सिविलियन अवार्ड होता है। भारत रत्न के बाद पद्मा अवार्ड इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें दिया जाता है। ये 3 कैटेगरी होती है इसकी। ठीक है, कौन सी होती है? पद्म विभूषण, दूसरी होती है पद्म भूषण और एक होती है पद्मश्री। 1955 में जो है इसकी नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने चेंज किया था। 1954 में इसको बोलते थे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो बेसिकली पद्मा अवार्ड की शुरुआत हुई 1954 में, लेकिन इसका जो नॉमेनक्लेचर जो प्रेजेंट में चल रहा है वो शुरू किया था हम लोगों ने 1955 में। कौन डिसाइड करता है? एक कमेटी होती है जिसे पद्मा अवार्ड कमेटी कही जाती है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको बनाया जाता है कमेटी को। कैबिनेट जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसको हेड करते हैं। उसके अलावा हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं वो भी करते हैं, और 5 से 6 लोग और होते हैं जो डिसाइड करते हैं, लेकिन इसका नाम सीक्रेट रखा जाता है, नहीं बताया जाता कि कौन ये लोग हैं। ये थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो फाइनल लिस्ट वगैरह होती है वो प्राइम मिनिस्टर को दे दी जाती है, वहाँ से अप्रूवल मिलता है, तो प्रेसिडेंट जो है बाद में उसको अपने सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं और गैजेट ऑफ इंडिया में उनके नामों की लिस्ट को कर दिया जाता है। ये तो चीज़ें हो गई। अब बात यहाँ पे है डिक्लाइन करने वाली बात है। देखिए चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है, बुद्धादेव भट्टाचार्य जी, इन्होंने क्या किया? अवार्ड लेने से मना कर दिया। तो क्या अवार्ड लेने से मना किया जा सकता है? यही क्वेश्चन है। डेफिनेटली किया जा सकता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल रहे हैं, जैसे पंडित अनिंद्य चटर्जी, इन्होंने भी मना कर दिया है। संध्या बंदोपाध्याय, इन्होंने भी मना कर दिया कि हम लोग नहीं लेंगे। होता क्या है कि जब किसी के नाम को फाइनल कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर की कमेटी के द्वारा, तो उसके बाद उनको कॉल की जाती है घर पे। तो कॉल करने के बाद वो बताते हैं कि हमें रिसीव करना है कि रिसीव नहीं करना है। अगर रिसीव नहीं करना है तो उसका लिस्ट में से नाम काट दिया जाता है, अगर रिसीव करना है तो बिल्कुल दे दिया जाता है। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे होता है। तो हुआ ये कि ये जो बुद्धादेव भट्टाचार्य जी थे, काफ़ी एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, इनके घर पे जब कॉल किया तो इनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया और इनकी वाइफ ने उस टाइम में बोला कि चलिए ठीक है, हाँ अब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है। लेकिन बाद में बुद्धादेव जी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं
कि मुझे अवार्ड दिया गया है, मेरी वाइफ ने मुझे बताया ही नहीं, या फिर मेरे तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं, और अगर मेरे तक इन्फॉर्मेशन आती तो मैं उसको डेफिनेटली रिफ्यूज़ कर देता, तो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक है, मतलब सरकार ने अनाउंस कर दिया, करने के बाद उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, तो जो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा पहले भी हुआ है? डेफिनेटली ऐसा पहले हुआ है। देखिए, जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये किसी अवार्ड वगैरह में बिलीव नहीं करते। पहली बात तो ये, इनका कहना है कि भैया जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तो अपना काम करते हैं ना, इनकी ड्यूटी है, समाज की सेवा करना उनकी ड्यूटी है, तो अवार्ड किस लिए? हम तो अपना काम कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही बात भी है। तो जब किसी को वोट दिया जाता है तो ये उसके काम की रिकग्निशन होती है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उनका कहना है कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं, इसीलिए हम लोग किसी भी अवार्ड को नहीं लेते हैं। उससे पहले भी 1992 में भी और 1973 में भी CPI के कई सारे लीडर्स ने इसको पहले भी डिक्लाइन किया हुआ है। तो पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ये केस है। इवन 2000 में स्वामी रंगनाथनंदा, ठीक है, रामकृष्ण मिशन के जो उसमें हेड हुआ करते थे 2000 में, इन्होंने भी उसको डिक्लाइन कर दिया था। इन्होंने कहा कि मैं इंडिविजुअल अवार्ड नहीं लूँगा, अगर अवार्ड देना ही है तो पूरा रामकृष्ण मिशन को दीजिए। रोमिला थापर, जिनकी आप NCERT पढ़ते हो, इन्होंने भी अवार्ड को 2 बार डिक्लाइन किया हुआ है। इनका कहना है कि नहीं, मुझे अवार्ड वगैरह में बिलीव नहीं है, तो मैं अवार्ड नहीं लूँगी। तो ये जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अवार्ड के अंदर क्या क्या होता है? प्रेसिडेंट हाउस में इसको दिया जाता है, आपको पहले से ही पता है। इसमें एक सनद, एक सर्टिफिकेट होता है और एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, मेडल दिया जाता है। लेकिन आपको ये बात बता दो कि किसी को भी अगर पद्म अवार्ड मिलता है, विभूषण, भूषण या पद्मश्री, वो लोग उसको एज ए प्रीफिक्स और एज ए सफिक्स यूज नहीं कर सकते, मतलब अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। जैसे मान लो आपने PhD किया, अपने PhD करने के बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो ना, लेकिन अपने नाम के आगे जो है पद्म भूषण नहीं लगा सकते आप लोग, भारत रत्न भी नहीं लगा सकते। ठीक है, वो अलाउड नहीं है। हाँ, रिसीव कर लिया, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिल गया है, आपको काम को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन आप इसको अपने नाम में नहीं लगा पा सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द पद्मा अवार्ड्स, तो इसमें 2-4 स्टेटमेंट आपको दे देगा वो, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करना रहता है विच इज करेक्ट। चलिए, कैन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट बी अवर्टेड? अवर्ट का मतलब होता है क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, अवर्ट का मतलब ये होता है। अब क्या पूरा कन्फ्लिक्ट है वो आपको पता ही है पहले से। तो ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है यूक्रेन। ठीक है, ये यहाँ पे नजर जो आपका रहा है, ये है क्रीमिया। क्रीमिया को 2014 में रशिया ने अनेक्स कर लिया था जबरदस्ती। और ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा पिंक कलर का नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये तो है तो पार्ट यूक्रेन का, लेकिन यहाँ पे जो कुछ रेबल ग्रुप्स हैं जो कि रशिया के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये जो यूक्रेन के लगता हुआ एरिया है ना, ये साइड में, ये पूरा यहाँ पे ये रशिया को सपोर्ट करते हैं, पार्ट ये यूक्रेन का है। तो रशिया क्या करता है, इन रेबल्स को सपोर्ट देता है, वेपन्स वगैरह देता है, ट्रेनिंग देता है, और वो यूक्रेन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वायलेंस करते हैं, और जो भी मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह करते हैं, वो सारी अलग चीज़ें हैं। तो इस समय मामला ये फंसता है कि रशिया ने अपने 1 लाख से भी प्लस ट्रूप्स को, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए टैंकर वैंकर इन्होंने बढ़िया से दिखा रखा है, इसको यहाँ पे तैनात कर रखा है, और वो कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। ऊपर से है फिर USA और नाटो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो नाटो ने भी क्या किया, यूक्रेन के आसपास अपने बहुत सारे ट्रूप्स को सेटल कर दिया। देखिए, यूक्रेन के अंदर नहीं किया है, क्योंकि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है। ठीक है, यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो, हालांकि यूक्रेन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द नाटो। और रशिया को ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने अगर नाटो को ज्वाइन कर लिया तो अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो यहां पे आ जाएंगी, बिल्कुल रशिया के पास में, और रशिया इस चीज को नहीं चाहता। रशिया का सिर्फ एक ही कहना है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन ना करे। अगर वेस्ट मतलब नाटो और यूरोप, अमेरिका अगर मुझे गारंटी देता है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, तो फिर मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ ये गारंटी चाहिए, क्योंकि रशिया इस बात से डर रहा है कहीं यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन ना कर ले। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, जॉर्जिया भी, क्योंकि यूक्रेन, जॉर्जिया वगैरह ये सब पहले रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, वो सारा का सारा मामला यहाँ पे बनता है। जब नाटो को एस्टेब्लिश किया गया था, उस समय नाटो के अंदर जो है मेरे ख्याल से जो है 12 मेंबर हुआ करते थे। आज नाटो में जो है 30 मेंबर्स हैं। ये आपको जो नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब नाटो का पार्ट है। इवन एस्टोनिया, इवन लातविया, ये आपको जो नजर आ रहा है लातविया, लुथियानिया, ये भी नाटो का पार्ट है। तो नाटो की एक्चुअली एक पॉलिसी होती है जिसे कहा जाता है ओपन डोर पॉलिसी। इसे कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, जिसके तहत कोई भी कंट्री अगर चाहे तो वो नाटो को ज्वाइन कर सकती है। और यूक्रेन ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन
लेकिन यूक्रेन ने अगर नाटो ज्वाइन कर लिया तो रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि मैं यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी हालत में यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करेगा तो रशिया की फोर्सेस बिल्कुल रशिया के दरवाजे के ऊपर आ जाएंगी, और वो कभी भी नहीं चाहता रशिया। ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे बनता है। तो पुतिन का बस वही कहना है, मैंने आपको पूरा स्टैंड बता ही दिया। इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखिए, इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता है, तो इंडिया हमेशा जो है वो पीसफुल सॉल्यूशन की बात करता है। जब 2014 में यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया था, यूक्रेन के मतलब क्रीमिया वाले रीजन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया था, उस समय भी इंडिया ने पीसफुल एग्जिस्टेंस की ही बात की थी। लॉन्ग टर्म पीस, स्टेबिलिटी, इंडिया ऐसी ही बातें करता है हमेशा। हम लोग कोई स्टैंड नहीं लेते हैं किसी भी कंट्री की, क्योंकि हम किसी ग्रुप का पार्टी नहीं है। बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजी है। उस समय क्या हुआ, इवन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन के फेवर में हम लोगों ने बेसिकली वोट नहीं किया था। ये सोचने की बात है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर 2014 में और उसके बाद भी कई सारे प्रपोजल्स ऐसे आए जो कि रशिया के अगेंस्ट में थे, यूक्रेन की फेवर में थे। इंडिया ने उन मीटिंग से में क्या किया, अब्सटेन कर लिया, मतलब अब्सेंट हो गया इंडिया। तो जिससे ये पता लगता है कि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया को ही सपोर्ट करता है जब भी यूनाइटेड नेशन की बात आती है। वैसे तो हम किसी ग्रुप का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर इंडिया रशिया के अगेंस्ट में वोट करेगा तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, और अगर इंडिया रशिया के फेवर में वोट करेगा तो फिर यूएसए से हमारे और यूरोप से रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो इंडिया यही कहता है कि भैया मैं तो अब्सेंट हूँ, ठीक है। तो अब जो अब्सेंट रहते हो, मतलब ना तो आप फेवर में हो ना ही आप अगेंस्ट में हो। तो इंडिया ने बेसिकली अभी तक तो यहाँ पे यही एक अप्रोच अपनाई है। तो वही थोड़ा सा इसके बारे में था। तो इज वॉर इमिनेंट का मतलब होता है क्या वॉर होगा, जरूरी होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जरूरी हो। हाँ, लेकिन टेंशन तो है, और टेंशन इतनी खतरनाक है कि पूरी दुनिया इस समय वहाँ पे नज़र गड़ाई हुई है। लेकिन बात पूरी की पूरी वही है कि नाटो और रशिया के बीच में की एंगल है पूरा भैया। अगर यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन कर लिया तो अटैक हो भी सकता है, और अगर एक बार नाटो को ज्वाइन करने के बाद अटैक हुआ तो डेफिनेटली फिर यूरोपियन पावर भी रशिया को मुंह तोड़ जवाब देंगी। तो मामला पूरा एकदम यूक्रेन को लेकर इस समय फंसा हुआ है। तो क्या इसका फ्यूचर होगा भैया भगवान ही जाने, लेकिन लेट्स होप के सारा कुछ जो है वो पीसफुल तरीके से रहे मामला, ठीक है। और तो कोई खास ये हम लोगों ने सब कर ही लिया है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों यही था आज का, ये कल वाले एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड अभी भी हैं। अगर किसी बच्चे ने इसको नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में जो है आंसर दे सकते हो। इलेक्शन कमीशन को लेके हम लोगों ने 4 आपसे क्वेश्चन पूछे थे, काफ़ी कम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। देखिए, लक्ष्मीकांत में आपका इसका आंसर मिल जाएगा, और वैसे आपने लक्ष्मीकांत मुझे पता है 2-3 बार पढ़ रखी है, तो आप अपने आप से भी इसका आंसर जो है वो दे सकते हो। हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड इवेंट ऑफ द डिस्प्यूट इन द इलेक्शन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है ना, वो कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है, वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जुडिशियल बॉडी कौन है भैया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल बॉडी होता है ना। तो इसलिए आंसर इज गोइंग टू बी द इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, वो लोकल जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट नहीं करवाता है, वो म्यूनसिपैलिटी वाले, पंचायत वाले, ठीक है। तो इसलिए कंडक्ट लोकल इलेक्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, विच इज नॉट द मेन ड्यूटी, ठीक है। चलिए, यही था दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर 2022 के लिए कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, तो आप डेफिनेटली हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगा। वहाँ पे भी हम लोग 1-to-1 भी बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।